हेलो। यस दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? कल जो प्रीवियस क्लास थी, वो प्रीवियस क्लास हमारी हमने डिस्कशन किया था लास्ट हुमायूं। और हमने देखा था कि सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद में और हुमायूं के बाद में हम देखते हैं अकबर शासक बनते हैं। कालानौर पंजाब के अंदर प्लेस है, स्थान है। वहीं पर अकबर को क्या है, बैरम खान के द्वारा क्या है, शासक घोषित किया जाता है, उसका राज्यरोहण किया जाता है। अब खासकर हम सेकंड यूनिट के अंदर देखें, सेकंड यूनिट के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों में से मैंने आपको प्रीवियस जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें दो प्रश्न बनते हैं। मेरे अनुसार इसमें दो प्रश्न है। पहला प्रश्न बात की थी मैंने बाबर की, और फिर की थी हुमायूं की। इसी तरीके से दूसरी यूनिट के अंदर पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो शेरशाह सूरी है, और दूसरा अकबर और अकबर की धार्मिक नीति। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। आपके सिलेबस में 6 सेमेस्टर इतिहास विषय के अंदर जो दूसरी यूनिट है उसके अंदर शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था करके टॉपिक है। तो ये मुझे महत्वपूर्ण लगता है एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आप इसको समझिए, और कोशिश कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, ज़्यादा बड़ी क्लास है जो हम उसके लिए क्या है, हमें काफ़ी सारा जो है जो मटेरियल है वो भी हमें उसकी भी नीड रहेगी और टाइम की भी नीड रहेगी। तो अभी कोशिश की गई है। तो देखते हैं, हम बात करते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह देखा जाए तो सबसे पहले परिचय क्या है शेरशाह। शेरशाह का जन्म बजवाड़ा, हिसार फिरोजा नामक स्थान पर हुआ था। शेरशाह के पिता हसन खां जो सासाराम के जागीरदार थे। तो कुछ परिचय परिचय में आज का टॉपिक रहेगा। शेरशाह के बारे में अगर बात करूं मैं, शेरशाह का समय शासक के तौर पर 1540 से 1545 तक था। जन्म, शेरशाह का जन्म 1472, जगह का नाम है बजवाड़ा। हिसार फिरोजा, जगह का नाम है हिसार फिरोजा। इस स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता हसन खां, सासाराम बिहार के जागीरदार। और ये जागीर सिकंदर लोदी द्वारा प्रदान की गई। यह जागीर सिकंदर लोदी के द्वारा प्रदान की गई। वापस से देखिए, शेरशाह शेरशाह का शासक के तौर पर समय 1540 से 1545 के बीच में है। शेरशाह का जन्म 1472 बजवाड़ा हिसार फिरोजा में हुआ। पिता हसन खां सासाराम बिहार के जागीरदार थे। यह जागीर सिकंदर लोदी के द्वारा प्रदान की गई थी। किनको? हसन खां को। लोदी साहब साम्राज्य के समय मूल निवासी देखा जाए, इनके परिवार देखा जाए तो रोह जगह का नाम है जहां के मूल निवासी थे। रोह के अश्व व्यापारी इब्राहिम सूर, इब्राहिम सूर के
पोते कौन है? शेरशाह। ये इनका परिचय हो गया। अश्व व्यापारी थे इनके दादा, और बाद में क्या है, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी के समय क्या है, इनके पिता को सासाराम की जागीर प्रदान की गई थी। ये इनका प्रारंभिक जीवन। शेरशाह का बचपन काफी कठिनाइयों से गुजरा। जन्म के समय ही इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, और इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां के द्वारा किया गया था, और इन्हें अत्यधिक परेशान किया जाता था। 22 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जौनपुर में शिक्षा प्राप्त करने चले गए। यही जौनपुर में इन्होंने जौनपुर और यहीं पर शेरशाह ने गणित, फारसी, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया? जौनपुर। और जौनपुर से आकर क्या किया इन्होंने? अपने पिता की जागीर सासाराम के अंदर इन्होंने उसकी देखरेख का काम किया, और ये कम से कम 20 वर्ष तक उन्होंने पिता की जागीर की देखरेख की, पिता की जागीर की देखरेख का काम किया। देखरेख का काम किया पिता की जागीर में। अगर शेरशाह के बारे में जानकारी की अगर हम देखें और किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है, तो पुरातात्विक स्रोतों से तो जानकारी मिलती ही मिलती है, साथ साथ में साहित्यिक ग्रंथों से भी शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती है। तो कुछ ग्रंथ है, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे शेरशाह के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ग्रंथ हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, और बच्चों को इन ग्रंथों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उनमें देखिए, शेरशाह के बारे में जानकारी के साहित्यिक के बारे में जानकारी के स्रोत, और खासकर साहित्य स्रोत में जो ग्रंथ है, उनमें पहला जो ग्रंथ है वह तारीख ए शेरशाही। इस ग्रंथ को तोहफा ए अकबर शाही के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये अकबर के समय लिखा गया था, इसलिए इस ग्रंथ का एक नाम तोहफा ए अकबर शाही भी है। तारीख ए शेरशाही ग्रंथ है। इस ग्रंथ के लिखने वाले हैं अब्बास खां सरवानी। अकबर के कहने पर इन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। इस ग्रंथ से भी शेरशाह के जीवन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह ग्रंथ लगभग 1612 के लगभग ये पूर्ण हुआ था। दूसरा, पहला ग्रंथ तो तारीख शेरशाही। दूसरा प्रमुख ग्रंथ जो शेरशाह के जीवन के बारे में हमें जानकारी देता है वो है तारीख ए तारीख ए तोहफा ए शेरशाही। तारीख ए तोहफा ए शेरशाही यह ग्रंथ हसन अली खां के द्वारा लिखा गया है, और यह शेरशाह के मित्र हैं। शेरशाह
के नजदीकी मित्र हैं, इन्हें बहुत सी शेरशाह से संबंधित जानकारियां हैं, तो इस इन्होंने उसके बारे में अपने इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। तो इस तरीके से तारीख तोहफा शेरशाही हसन अली खां जो शेरशाह के मित्र हैं, इनके द्वारा भी शेरशाह के जीवन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को अपने इस ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। अगला ग्रंथ है वाकियात ए मुस्ताकी। अगला ग्रंथ है वाकियात ए मुस्ताकी, रचनाकार हैं इसके रिजकुल्ला। यह ग्रंथ है, अगला तीसरा ग्रंथ है वाकियात ए मुस्ताकी, रिजकुल्ला द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ में लोधी तथा सूरवंश दोनों की जानकारी प्राप्त होती है। रिजकुल्ला का जो ये ग्रंथ है वाकियात मुस्ताकी, इसमें दोनों वंशों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और भी बहुत सारे ग्रंथ है, अब्दुल्ला का तारीख दाऊदी ग्रंथ भी है, जिससे भी हमें क्या है जो अफगान वंश के बारे में, द्वितीय अफगान वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब शेरशाह द्वारा सूरवंश की स्थापना की गई थी। सूरवंश की स्थापना स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। शेरशाह के द्वारा सूरवंश की स्थापना की भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। तो द्वितीय अफगान वंश करने का काम भी किसके द्वारा किया गया है? शेरशाह के द्वारा किया गया है। अब अगर आपके हम देखें कि शेरशाह की राजनीतिक उपलब्धियां आपके इस टॉपिक के अंदर नहीं है, इसके अंदर शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था है। तो कुछ ऐसी राजनीतिक चीजें जो मैं डिस्कशन करना चाहूंगा शॉर्ट वे में, और फिर हम शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्कशन करेंगे। तो अगर राजनीतिक उपलब्धियां देखा जाए तो शेरशाह के द्वारा हम देखते हैं कि शेरशाह के द्वारा कौन से युद्ध लड़े गए थे? प्रमुख युद्धों की बात कर रहा हूं। वैसे शेरशाह जो युद्ध है हम 1531, 1532, 1530 और खासकर खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में भी शेरशाह शामिल थे। खानवा के युद्ध में और खानवा के युद्ध में ही बाबर के द्वारा शेरशाह को और शेरशाह की चतुराई देखकर उसे एक चालाक अफगान की उपाधि दी गई थी, और मुगलों को आगाह किया गया था कि मुझे इस चतुर अफगान के मस्तिष्क पर बादशाह के चिन्ह देखा जा, तो इस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखें। बाबर के द्वारा मुगलों को आगाह किया गया था शेरशाह की चतुराई के कारण। तो उसके बाद में हम दोहराई का युद्ध भी देखते हैं, चुनार है, और धीरे धीरे जो है बंगाल और बिहार के अंदर शेरशाह अपनी शक्ति को एकत्रित करता है और धीरे धीरे अफगान शक्ति का केंद्र शेरशाह बन जाता है। और हम देखते हैं बाद के अंदर हम चौसा के युद्ध भी देखते हैं। चौसा के युद्ध के अंदर शेरशाह ने पराजित कर दिया था। किसको पराजित किया था? हुमायूं को। हुमायूं को पराजित किया गया था, चौसा के युद्ध में पराजित किया था। इसी समय शेरशाह ने शेर दी है, इसी समय शेरशाह ने धारण की थी। अब शेरशाह का मूल नाम फरीद था। शेरशाह का मूल नाम फरीद था, फरीद खान क्या था? शेरशाह का मूल नाम था। और शेरशाह नाम है जो बिहार के शासक हैं बहार खान।
बहार खां लोहानी, बहार खां लोहानी, इनके द्वारा शेरशाह के द्वारा शेर को मारा गया था। शेरशाह के द्वारा शेर को मारा गया था। इसीलिए बहार खान के द्वारा, जो बिहार के शासक है, उनके द्वारा इन्हें शेरशाह की उपाधि दी गई। शेर खान, शेर खान की उपाधि नाम दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? बहार खां लोहानी के द्वारा ये नाम शेर खां को दिया गया था। एक सुल्तान की उपाधि राज्यारोहण के समय, राज्यारोहण के समय शेरशाह के द्वारा धारण की गई थी। तो सुल्तान आदिल की उपाधि धारण करने वाले भी कौन है? शेरशाह है। किस समय की? जब इनका राज्यारोहण हुआ था। राज्यारोहण कब हुआ था? 1540। कौन से युद्ध के विजय के बाद में राज्यारोहण हुआ था? तो हमने प्रीवियस में पढ़ लिया था, कन्नौज या बेलग्राम का जो युद्ध है 1540, उसी युद्ध के बाद में शेरशाह के द्वारा क्या है, अपना राज्यारोहण करवाया गया था और सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की गई थी। तो ये बात हो गई शेरशाह की कुछ प्रमुख उपाधियों के बारे में और इनकी जहाँ नेक्स्ट हम बात करते हैं। फिर है देखो राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में शासक बनने के बाद शेरशाह के द्वारा क्या किया गया था, एक के बाद एक पंजाब के अंदर है, उत्तर भारत के कुछ राज्य हैं, खासकर राजस्थान का जो है जो राठौड़ शासक है मालदेव, राव मालदेव, इनके बीच में भी शेरशाह का प्रसिद्ध संघर्ष हुआ था 5 जनवरी 1544, गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जेतारण के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह वही प्रसिद्ध युद्ध है जिस युद्ध में शेरशाह के मुख से अनायास ये निकल पड़ा था कि आज हुई घमघाण, मुट्ठी भर बाजर खातर खो दे तो हिंदवाण। यानी आज मेरे साथ ऐसी क्या विपदा आई है कि आज मैं यहाँ जो मारवाड़ है, यहाँ पर जो मुट्ठी भर बाजर, कहने का मतलब है कि इतने कम रिसोर्सेस है और इनको लेने के चक्कर में मैं क्या कर देता, आज हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। एक और बात भी है, शेरशाह के लिए एक शब्द यूज किया है, धूल खिला हुआ फूल। ये कोटेशन है, इतिहासकार हैं, इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो के द्वारा शेरशाह के लिए, डॉक्टर कानूनगो के द्वारा शेरशाह के लिए धूल में खिला हुआ फूल, इतिहासकार इनके द्वारा क्या किया गया, ये कोटेशन दिया गया है शेरशाह के लिए। क्योंकि शेरशाह एक साधारण जागीरदार से क्या है, एक सुल्तान के रूप में जो है उनके संघर्ष और उसको दिखाया गया, तो इनके द्वारा इनको क्या है, धूल में खिला हुआ फूल की उपाधि दी गई शेरशाह के बारे में। शेरशाह का अगर देखें 1540 का राज्यारोहण हुआ है, तो जाहिर सी बात है 1472 के अंदर इनका जन्म हुआ है। तो 72 अगर हम देखें 72, हाँ 28, तो जिस समय ये शासक बने थे तो लगभग क्या हुआ था इनका 68, 68 वर्ष की आयु में शासक बने हैं, आयु में शासक बने हैं शेरशाह, शासक बने शेरशाह। इसीलिए तो शेरशाह हमेशा से ये पछतावा कहते थे कि खुदा ने मुझे जो बादशाहत है वो
वृद्ध एज में मुझे प्रदान की। यही अगर बादशाहत मुझे युवा अवस्था में मिलती तो शायद मैं क्या कर लेता, जो है बड़ी और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेता। तो शेरशाह इस चीज़ की हमेशा रिग्रेट बताते हैं कि जो बादशाहत मिली है इन्हें, वो 68 वर्ष की आयु के अंदर शासक बने हैं शेरशाह। आगे अगर देखें शेरशाह के बारे में, तो इस तरीके से शेरशाह गिरी सुमेल का युद्ध है, काफी प्रसिद्ध युद्ध है, 1544 का है का युद्ध, 1544। का युद्ध, थोड़ी सी इस युद्ध के बारे में जानकारी देना चाहूंगा। गिरी सुमेल का युद्ध वर्तमान पर है यह मैदान। खास बात क्या थी, इस युद्ध का सबसे बड़ा कारण था मालदेव का राज्य विस्तार। मालदेव का राज्य विस्तार दिल्ली की सीमाएं छूने लगा था और युद्ध अवश्य भावी हो गया था। दूसरा, मालदेव के जो प्रतिद्वंदी है और जो शत्रुता रखने वाले हैं, वो सारे के सारे शेरशाह की शरण में हैं। और इन परिस्थितियों के होते हुए अंत में शेरशाह के द्वारा और स्वयं मालदेव के द्वारा भी, शेरशाह को अच्छी ये जानकारी थी कि मालदेव के द्वारा हुमायूं की मदद का प्रस्ताव भी, हुमायूं को मदद का प्रस्ताव भी दिया गया था। अतः शेरशाह और मालदेव के बीच में युद्ध होना अवश्य भावी था। तो ये युद्ध 1544 में हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध। अब इस युद्ध की सबसे खड़ी खास बात ये थी कि राव मालदेव, इनके मुख्य सेनापति, प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुपा इस युद्ध के अंदर राव मालदेव के साथ थे। परंतु अब शेरशाह की वही नीति, 1 महीने तक दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, तो शेरशाह ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और राव मालदेव के दिमाग के अंदर क्या है, विश्वासघात की जो शंका है वो इनके दिमाग में डालने में सफल रहे। कौन? शेरशाह। और यही वजह है कि राव मालदेव ने अपने इन दोनों सेनापतियों जेता कुपा पर विश्वास नहीं किया और अंत में इससे अधिक जो है, मुख्य सेना है, मुख्य सेना अपने साथ, लेकर चला जाना। ऐसी परिस्थिति में जेता कुपा के द्वारा युद्ध लड़ा गया और इन वीर व साहसी सेना नायकों के द्वारा शेरशाह से युद्ध किया गया। अनुमानित 7000 सैनिक बताए जाते हैं इस युद्ध के अंदर दोनों के पास थे और शेरशाह के पास इनसे कहीं 4 गुना लगभग 40,000 की सेना युद्ध कर रही थी। इन राठौड़ सेना नायकों के द्वारा, और भी बहुत सारे सेना नायक थे, चेता कुपा मुख्य सेना नायक थे और भी बहुत सारे मुख्य प्रधान शक्तिशाली सेना नायक इस युद्ध के अंदर शामिल थे। तो 7000 में इन सैनिकों के द्वारा शेरशाह की सेना का मुकाबला डट कर किया गया और शाम होने तक यह स्थिति आ गई कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। तो शेरशाह अपने घोड़े से उतरकर भगवान को प्रार्थना करने लगा
खुदा को प्रार्थना करने लगा कि किसी न किसी तरीके से मुझे इस युद्ध में विजय दिलाई जाए। वो यह करने लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी कि इन लोगों से मैं युद्ध कर रहा हूँ, और आज ये स्थिति है कि अगर मैं युद्ध हार गया तो युद्ध हारते ही हिंदुस्तान की बादशाहत मेरे हाथ से छिन जाएगी। जिस बादशाहत के लिए मैं इतना परिश्रम, कठोर परिश्रम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो मेरे हाथ से अनायास ही निकल जाएगी इन योद्धाओं के द्वारा। इन्हीं सब विकट परिस्थितियों में अजमेर से रिजर्व सेना, अजमेर से सेना की एक सेना सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, टुकड़ी नहीं बोल सकते हम, एक विस्तृत सेना जिसके अंदर लगभग 10-12 हजार सैनिक और सेना नायक गिरी सुमेल में आ पहुंचते हैं, सुमेर में आ जाते हैं, और यहीं से युद्ध का जो निर्णायक मोड़ हो जाता है। और इस तरीके से ये 7,000 सैनिक और इनके ये प्रसिद्ध सेना नायक इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, और आज भी इनको, इनकी शौर्य और वीर गाथा को याद किया जाता है। और खासकर मारवाड़ के कण कण में इन वीर सैनिकों का क्या किया जाता है, यशोगान किया जाता है। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, तो इसके बारे में मुझे बताना, वैसे हमारा टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इसकी जानकारी होना चाहिए। छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण का युद्ध, क्योंकि ये हमारे मारवाड़ से संबंधित है, तो ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने ये बता दिया आपको, और जानकारी होनी भी चाहिए इतिहास की। नेक्स्ट हम बात करें तो इस तरीके से गिरी सुमेल, शेरशाह के जीवन का युद्ध। मैं राजनीतिक जो शेरशाह की उपलब्धियां हैं उनको बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने बात करें, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रशासनिक व्यवस्था है, तो हम प्रशासनिक व्यवस्था का डिस्कशन ज़्यादा करेंगे, और आप लोग भी उसका ध्यान रखें। कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी। अब अंतिम अभियान अगर देखा जाए, अब मैं सीधा अंतिम अभियान की बात करता हूँ। शेरशाह का अंतिम अभियान, शेरशाह का अंतिम अभियान, अंतिम अभियान कालिंजर अभियान। कालिंजर अभियान इनका अंतिम अभियान है। वर्ष है 1545। कालिंजर के शासक हैं कीरत सिंह, कीरत सिंह। इस युद्ध में दुर्ग का घेरा डाला जाता है, दुर्ग का घेरा डाला गया, घेरा डाला गया। और जब दुर्ग का घेरा डाला गया तो शेरशाह के द्वारा क्या है, एक तोप जो हाथ से चलाई जाती थी, तोप, तोप का नाम, उक्का नामक तोप भी है, बंदूक भी है। तो तोप को, जिसको नरनाल जिसको बोल सकते हैं, यानी पुरुष जिसको चला सकता था, तो एक उक्का नामक, और चला रहे थे, और उसी समय वह फट गई, और फट, शेरशाह घायल हो गए, और बाद में इनकी मृत्यु हो गई, और बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से शेरशाह का ये जीवन का अंतिम अभियान है, कालिंजर अभियान। कौन सी तोप है, कौन सी, उक्का, उक्का नामक तोप चला रहे थे, और उसी समय फट गई और शेरशाह घायल हो गया, और उससे घायल अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। बाद में कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया गया था। इनके पुत्र इस्लाम शाह के द्वारा कीरत सिंह और उनके सभी साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अब हम आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक के ऊपर। अब मुख्य टॉपिक में अगर हम बात करें तो हम शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशासनिक व्यवस्था, शेरशाह की
प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शेरशाह। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करेंगे हम शेरशाह के, तो शेरशाह के समय क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, तो उस समय की कुछ प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अगर मैं शेरशाह की कुछ मुख्य मुख्य बातों को अगर आपके सामने रखूं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय। हम इसको इस तरीके से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट में लेंगे हम केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। और केंद्रीय प्रशासनिक के बाद में दूसरी हम बात करेंगे प्रांतीय, प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतों में क्या व्यवस्था थी। तीसरी हम बात करेंगे जिले या सरकार, सरकार व्यवस्था। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई, और ये डिस्ट्रिक्ट हो गई, यानी जिला, जिला व्यवस्था भी बोल सकते हैं हम। प्रांत यानी स्टेट व्यवस्था भी बोल सकते हैं। की जो व्यवस्था है वह है सिख, सिख, या इसको परगना व्यवस्था भी बोलते हैं, परगना सिस्टम भी बोलते हैं, परगना व्यवस्था, इसको हम परगना व्यवस्था भी बोलते हैं। पांचवी जो व्यवस्था है वह है ग्राम व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था, गांव की व्यवस्था। तो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को हम मुख्यतः इन 5 भागों में बांट सकते हैं। तो अब इन 5 भागों में कौन कौन से मुख्य अधिकारी थे उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय व्यवस्था। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है केंद्रीय व्यवस्था, सेंट्रल व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय व्यवस्था के अंदर शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वह सल्तनत काल की व्यवस्था थी। हम ऐसा बोल सकते हैं, सल्तनत काल, सल्तनत कालीन व्यवस्था, व्यवस्था ही शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था थी। पहली चीज ये बात है कि सल्तनत कालीन व्यवस्था ही शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था है, राइट। यानी सल्तनत का ही थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ क्या थी, वो सेम की सेम व्यवस्था जो हमने प्रीवियस हमारे सेमेस्टर के अंदर ने सल्तनत टाइम ड्यूरेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने 1200 से 1526 तक का जो इतिहास पढ़ा था वो का वो प्रशासनिक व्यवस्था है, थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया शेरशाह ने। तो केंद्रीय व्यवस्था के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर, सबसे सर्वोच्च, सबसे सर्वोच्च स्थान है, सारी शक्ति का केंद्र, सारी शक्ति का केंद्र, केंद्र कौन है, सुल्तान। तो सारी शक्ति का जो केंद्र कौन है वो सुल्तान है, सबसे बड़ी बात। अब सुल्तान के सहयोग के लिए, सुल्तान सहयोग के लिए, सहयोग के लिए विभागों का निर्माण थे। तो इनमें विभाग, पहला विभाग था दीवान ए वजारत, दूसरा था दीवान ए अर्ज, ये बलबन के द्वारा बनाया गया था डिपार्टमेंट। तीसरा है दीवान ए इंसा,
चौथा है दीवान ए रियासत। तो इस तरीके से इत्यादि और भी बहुत सारे क्या थे केंद्र के अंदर इस तरीके के डिपार्टमेंट बने थे जो किनका सुल्तान के सहयोग करने का काम करता था। दीवाने वजरात था, यहां शेरशाह प्रतिदिन प्रतिदिन आय आय व व्यय के रिकॉर्ड देखता था, रोज बैठता था और ये पूरी तरीके से ध्यान रखता था कि किस तरीके से आय व्यय राज्य की इनकम हो रही है, तो वो भी कहा है इस डिपार्टमेंट के अंदर बैठ। दीवाने अर्ज ये बेसिकली सैनिक डिपार्टमेंट है, सैनिक विभाग है। सेनापति दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था, सेनापति इस डिपार्टमेंट का हेड होता था। दीवाने हिंसा ये सचिवालय जहां पर सभी प्रमुख अधिकारी बैठते थे। दीवाने रियासत के अंदर भी क्या किया जाता था, व्यापार वाणिज्य आदि पर क्या किया जाता था, देखरेख करने का काम किया जाता। तो इस तरीके से ये डिपार्टमेंट जो केंद्र के अंदर थे, केंद्र के अंदर और भी बहुत सारे अधिकारी थे जो क्या करते थे, सुल्तान का काम करते थे और केंद्रीय व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने का क्या करते थे, परामर्श देने का काम किया करते थे ये सारे के सारे केंद्रीय अधिकारी। उसके बाद हम सेकंड पर आते हैं। सेकंड पर है प्रांतीय व्यवस्था। प्रांतीय व्यवस्था में देखो, प्रांतीय व्यवस्था शेरशाह के समय प्रांतों के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती है। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार शेरशाह के समय प्रांतीय व्यवस्था थी नहीं, व्यवस्था नहीं थी। तो क्या कौन सी व्यवस्था थी, तो हमें जानकारी मिलती है खासकर मुल्तान, गवर्नर नियुक्त किए गए थे शेरशाह के द्वारा, गवर्नर नियुक्त किए गए थे। यह व्यवस्था कुछ प्राचीन समय के अंदर कुषाण काल से मिलती जुलती है। कुषाण काल में इन्हीं स्थानों पर क्षत्रप तथा महाक्षत्रप क्षत्रप के पद मिलते हैं। तो कुछ ऐसी व्यवस्था थी प्रांतों का। हाँ जरूर होंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते प्रांत नहीं होंगे। प्रांतों को में सूबा कहा जाता था, सूबा कहा जाता था शेरशाह के समय प्रांतों को। और इन प्रांतों के अंदर तो इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है प्रांतों के बारे में। तो तीसरा हमारे सामने आता है सरकार प्रशासन। सरकार प्रशासन शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण है प्रशासन, सरकार प्रशासन या इसको हम जिला प्रशासन भी बोल सकते हैं। जिला प्रशासन, सरकार प्रशासन या जिला प्रशासन, ये शेरशाह के सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आदर्श जिसको बोल सकते हैं, आइडियल आदर्श व्यवस्था शेरशाह की सरकार व्यवस्था है। और यहां पर हम देखते हैं, यहां पर जो दो प्रमुख अधिकारी हैं, एक है यहां पर सिकदारान
दूसरा है मुंसिफे मुंसिफे मुंसिफान, ये दो अधिकारी मिलते हैं। अब इनके अंदर ये जो अधिकारी, ये कानूनी अधिकार, यह न्याय व्यवस्था या जिनको बोल सकते हैं हम कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का देखरेख करने का काम करते थे। और ये बेसिकली जो है प्रांत या सरकार के अंदर शांति व्यवस्था का क्या है, इनके द्वारा ध्यान रखा जाता था। और मुंसिफ थे, ये कानूनी अधिकारी थे, कानूनी अधिकारी, कानूनी अधिकारी। और खासकर इनका काम होता था, खासकर इनका दिमाग राजस्व से संबंधित, राजस्व के विवाद को सुलझाने का काम मुंसिफान का होता था। तो इनका काम क्या था, राजस्व संबंधित, कर निर्धारण संबंधित, कर वसूली संबंधित काम मुंसिफान का होता था। सिकदारे सिकदारान का काम कानून व्यवस्था या शांति व्यवस्था किसमें पर जो सरकार में देखने। एक और अधिकारी भी होता था अमिल, यह भी राजस्व अधिकारी होता था और इसके बारे में इसका समय समय के पर क्या है स्थानांतरण करने का काम भी किया जाता था, अमिल नामक अधिकारी। तो इस तरीके से ये शेरशाह की आदर्श व्यवस्था बताई जाती है, सरकार व्यवस्था। हमें जानकारी मिलती है बंगाल जो था, बंगाल में बहुत ज़्यादा क्या होते थे, विद्रोह होते थे। तो बंगाल के विद्रोहों को कम करने के लिए शेरशाह ने सरकार व्यवस्था को बंगाल में स्थापित किया था। हमें जानकारी मिलती है कुल 47 सरकारों की स्थापना की थी शेरशाह ने बंगाल में, सरकारों की स्थापना की थी, स्थापना की थी। और इस तरीके से क्या किया गया था, उसने बंगाल पर नियंत्रण करने का काम कर दिया। नेक्स्ट है जो हमारी चौथी व्यवस्था आती है, वह आती है सिख या परगना व्यवस्था। और सिख या परगना व्यवस्था में अधिकारी, यहां भी दो अधिकारी, एक का नाम है सिकदार और दूसरे हैं मुंसिफ। मुंसिफ, ये दो अधिकारी हैं, सेम जो सरकार प्रशासन के अंदर है। इनका काम है परगना के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखना और इनका काम है कानूनी व्यवस्था। ये एक न्यायिक अधिकारी है। वहां पर भी हम मुंसिफ मुंसिफारान क्या थे, एक न्यायिक अधिकारी। तो ये भी यहाँ पर एक न्यायिक अधिकारी है जो राजस्व और दीवानी जो है मामलों को सुनने का काम करते थे, उनसे संबंधित निर्णय देने का काम करते थे। एक और अधिकारी है जिसे फौतदार बोला जाता था, फौतदार। ये परगने का अधिकारी था, ये खजांची था, खजांची, अकाउंटेंट जिसको बोल सकते हैं परगने का। तो ये अधिकारी थे और भी इनके सहयोग में काफी सारे अधिकारी होते थे। तो ये प्रमुख अधिकारी थे जो परगना व्यवस्था थी उस व्यवस्था को देखने का और उसको नियंत्रित करने का काम करते थे। अब जो लास्ट है यहाँ पर हम ग्राम प्रशासन की बात करते हैं। से प्रशासन का ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रशासन में देखो एक तो मिलता है मुकद्दम, मुकद्दम या मुखिया, मुकद्दम या मुखिया, एक अधिकारी तो यह मिलता है गांव में। और दूसरा मिलता था पटवारी, पटवारी। इनका काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना, कानूनी व्यवस्थाएं बनाए रखना। और इनका काम था भूमि संबंधी लेखे रखना, भूमि संबंधी लेखे रखना, लेखे या लेख, लेख रखना यानी रिकॉर्ड रखना, भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखना। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से हमने शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में एक शॉर्ट व्यू से हमने जाना। एक और अधिकारी है जो मैं आपको बता रहा था, परगना या कारकुन नामक अधिकारी है सरकार प्रशासन के अंदर। एक कारकुन मुंशी नामक अधिकारी है जिसका काम भी क्या करता था, परगने का सारा रिकॉर्ड रखना होता था और जानकारी आगे सेंट्रल में
भेजने का काम करता था ये अधिकारी। तो इस तरीके से ये हमने शेरशाह के समय की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना। हमने जाना केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौन से मुख्य बड़े बड़े अधिकारी थे, उसके बाद कौन से बड़े डिपार्टमेंट थे, उसके बाद हमने जाना प्रांतीय प्रशासन जो सूबों के नाम से जाना जाता। शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती, यहाँ तक कि इतिहासकार डॉक्टर कानू नगो ने तो बोला कि शेरशाह के समय प्रांतीय व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे अभी वर्तमान के कुछ रिसर्च से ऐसी जानकारी सामने आई कि प्रांत थे जो सूबे कहलाते थे, लेकिन प्रांतों में भी क्या थे, कहाँ कहीं कहीं पर दो तरह के गवर्नर नियुक्त किए गए थे, ये जानकारी मिलती है। तीसरा है सरकार प्रशासन। सरकार प्रशासन के बारे में मैंने बताया, जिला प्रशासन जो शेरशाह की क्या है एक आदर्श व्यवस्था है। शेरशाह का टाइम कम है, आप देखिए 1540 में वो शासक बना और 1545 में मृत्यु हो गई है। तो 5 साल के अंदर उसने किन किन व्यवस्थाओं को किया होगा हम देख सकते हैं। 5 साल में कितना चेंजेस हो सकता है जो शेरशाह के द्वारा किया जाता। फिर भी इतने कम समय में शेरशाह के द्वारा एक ऐसी आदर्श व्यवस्था का स्थापना की गई थी कि यही इसी वजह से शेरशाह को क्या है अकबर का अग्रगामी बोला गया। यही वजह है अकबर का अग्रगामी शेरशाह को बोला गया है, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं शेरशाह के द्वारा स्थापित की गई थी और उनमें कुछ चेंजेस करके क्या है अकबर ने आगे उनको इंप्लीमेंटेड किया था। तो इस तरीके से अग्रगामी है कौन, शेरशाह किनका, अकबर का। अब अगर बात करें अब शेरशाह के पुलिस व्यवस्था की बात करें तो शेरशाह के समय अच्छी पुलिस व्यवस्था विकसित थी। बकायदा शेरशाह की जो पुलिस व्यवस्था का जो सिद्धांत था तो वो था स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। स्थानीय उत्तरदायित्व पुलिस व्यवस्था ना, पुलिस व्यवस्था शेरशाह की बहुत ही सक्सेसफुल रही थी ये व्यवस्था, जिसकी वजह से क्राइम काफी कम हो गए थे। तो इसमें था स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत तो इसको समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए कोई जागीरदार है और उस जागीरदार के क्षेत्र में किसी व्यापारी के माल को लूट लिया जाता है, व्यापारी के माल को लूट लिया जाता है, तो लिया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी जागीरदार की होगी। जागीरदार की जिम्मेदारी होगी कि उस व्यापारी के लूटे हुए माल को वापस से किसको प्राप्त करे, वापस से किसको दे, व्यापारी को दो। अगर नहीं दे पाए तो व्यापारी को उसके माल का हर्जाना भी कौन देगा, जागीरदार देगी। ये देखने में तो एक बड़ा ही कठोर सा और बड़ा ही जिसको हम बोल सकते हैं लॉफुल नहीं नजर आता मामला, लेकिन फिर भी ये काफी सक्सेसफुल रहा था और इसकी वजह से शेरशाह के समय पुलिस व्यवस्था सक्सेसफुल हुई थी और इसके समय क्राइम लेवल था वो भी काफी कम हो गया था। तो ये भी एक शेरशाह की क्या थी, स्पेशलाइजेशन था यहाँ व्यवस्था। अब शेरशाह की सबसे कुछ व्यवस्थाओं को मैं मेरी प्रीवियस नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बता पाऊंगा। उन्हीं में से एक व्यवस्था है शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था। दूसरी है सिक्के, शेरशाह के द्वारा जो है भू राजस्व व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। मैं सिक्कों के बारे में बताऊंगा, अर्थव्यवस्था। ये जो दो व्यवस्था हैं इनके बारे में मैं आपको मेरी नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर बता पाऊंगा। तो इस तरीके से हमने शेरशाह का जो पॉइंट है इसको प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, मैंने शेरशाह के प्रारंभिक जीवन के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से संघर्ष का जीवन रहा था शेरशाह से और किस स्थितियों में शेरशाह क्या है बादशाहत प्राप्त करते हैं। 68 की आयु में 60 की एट में लोग तो रिटायरमेंट होते हैं और जो भी है इस जो व्यवस्था से दूर होते हैं, अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, देखिए आप 68 की एज के अंदर वो क्या बना, सुल्तान बना और उसने बहुत ही सक्सेसफुल व्यवस्था अपनाई। अगर शेरशाह, अगर कुछ इतिहासकार कहते हैं अगर शेरशाह कुछ समय और जीवित रह लेते तो शायद
भारत के इतिहास के अंदर ये मुगल नाम की नौटंकी नहीं हो पाती, क्योंकि शेरशाह के द्वारा क्या किया गया था, स्टार्टिंग से ही उन्होंने पंजाब, और शासक बनते ही 1541 में उन्होंने पंजाब पर अटैक कर दिया, कामरान को पराजित कर दिया था, और उससे लाहौर और ये जो स्थान है वो छीन लिए थे, और यहीं पर उसने क्या है, प्रसिद्ध किलों की एक श्रृंखला बना दी थी, ताकि मुगल क्या, और वहां पर अच्छे सैनिक नियुक्त कर दिए, ताकि क्या है, कोई भी वहां पर क्या नहीं आ सके, मुगलों की एंट्री नहीं हो सके। तो इवन उसने तो गखर प्रदेश पर, गखर गखर लोग मुगलों के क्या थे, वफादार थे, तो उन पर भी आक्रमण किया था कि वो किसी तरह का सहयोग नहीं कर सके मुगलों पर। और सैनिक व्यवस्था भी देखिए, एक और व्यवस्था है जो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, सैनिक व्यवस्था शेरशाह की, ये पॉइंट भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास बता पाऊंगा। व्यवस्था, तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट क्या है, मैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों के सामने कंप्लीट करूंगा, और उसी क्लास के अंदर नेक्स्ट के अंदर हम बात करेंगे अकबर के बारे में, अकबर की राजपूत नीति के बारे में, अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति के बारे में हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सेकेंड यूनिट का टॉपिक है शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था, जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है। आप थोड़ा शॉर्ट में चला हूं मैं, तो आप थोड़ा और इसमें विस्तृत जानकारी आप अपने तरफ से भी क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, और इस तरीके से इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं, और एग्जाम में अच्छे जो है मार्क्स आप इसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।